23 कैपिटल गेन है ना। क्वेश्चन 3, सॉरी क्वेश्चन 3 नहीं, क्वेश्चन 2 देखो। अच्छा ठीक है, 2 देख लीजिए। मिस्टर शरद चंद्र बोस सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी। पहले तो प्रॉपर्टी कौन सा है, कितना महीना लगता है शॉर्ट टर्म के लिए, 24 दिन। हाउस प्रॉपर्टी है और ये सोल्ड हो रहा है बेटा 30 अगस्त 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड सेल कंसिडरेशन है 5,88,225. He had acquired his property, this property लिखना चाहिए था, from Ramesh Chandra Bose under a will on 1st April 2006. तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखा हुआ है, 1/4/2006। फाइनेंशियल ईयर 6-7 हो गया, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एंड एक्सपेंडेड का मतलब था इम्प्रूवमेंट, या आप एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी घर हमने लिया तो उस पर हमने मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट करवाया। इम्प्रूवमेंट कितना करवाया, 14,925। और ये कब करवाया, 6-7 में। इसका भी इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कंप्यूट मिस्टर शरद चंद्र इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। Assuming that Ramesh Chandra Bose had acquired his property at a cost of 30,000 in 2001 and 2, यानी इसका कॉस्ट कितना था 2001-2 में, 30,000 था। कब था, 1-2 फाइनेंशियल ईयर में। इसका आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। एंड फर्दर स्पेंड 11,250 ड्यूरिंग द सेम ईयर, और उसी साल 11,250 का वो उसने भी इम्प्रूवमेंट करवाया। 2 इम्प्रूवमेंट है, याद रखिएगा, और एक क्या है, कॉस्ट है। सेल मुझे पता है कितना है बेटा, 5,88,225 लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कितना कॉस्ट था, 30,000 था ना, तो 30,000 इंटू करेंट ईयर का कितना है, 317 बोले थे, याद रखिएगा, डिवाइड बाई 100 कितना जाएगा, 9500, 100। ठीक है, 95,100। उसके बाद और लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, 11,250 था ना पहला, 11,250 इंटू 317 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। ये भी क्योंकि 1-2 का है, ये कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 250 इंटू 317 डिवाइड बाई 100, 33-34,000 का ऑप्शन नहीं है, 63 कर दो। ठीक है, एक और है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो 6-7 में हुआ है ना, एक्सपेंशन का, कितने का हुआ था बेटा, 30,000 का, नहीं
14,925 इंटू 317। और इसका देखो आपका दिया हुआ 122 दिया हुआ, लिखो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चलो बताइए कितना आएगा। हाँ पॉइंट भी है तो 81 कर दीजिए। इसका टोटल बताइए तीनों का। 95,135,663 प्लस 38,781 का टोटल बताइए। चलिए घटा दीजिए सेल कंसिडरेशन से। लॉन्ग 4,18,681 ये आपका टैक्सेबल हो गया। चलिए आपको क्या प्रॉब्लम था बेटा? 1 का सी, ये ना सेल ऑफ बिल्डिंग बना। क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है मिस्टर तलाती सोल्ड एन ऑफिस बिल्डिंग। देखो तलाती जो है यहाँ समझो फिर से 1 का सी एक ऑफिस बिल्डिंग सोल्ड करता है, ठीक है बेटा। और वो सोल्ड कितना में किया? 2,88,000। और कब बेचा? 30/5/21 को। जब हम बिजनेस करते हैं ध्यान रखिएगा, और बिजनेस एक हाउस प्रॉपर्टी यानी एक बिल्डिंग में करते हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या माना जाता है? एसेट्स। और उस बिल्डिंग पे वियर एंड टियर होता है, तो वियर एंड टियर के कारण क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग कैसे दिखाते हैं? बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट अमाउंट दिखाते हैं ना। और हम हर साल यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो होता क्या ना कि वो एक अपडेटेड वैल्यू दिखता है। तो जब हम बिजनेस में या कोई भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू को हम बेच रहे हैं और वो कभी मान लो 10 साल 15 साल पहले खरीदे थे तो उसका कॉस्ट वो कॉस्ट नहीं लेंगे। हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू को अगर बेच रहे हैं तो उसमें वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू को जब बेचने पे तो जो हम गेन निकालेंगे या लॉस निकालेंगे वो हमेशा शॉर्ट टर्म में आएगा। हमेशा किस में आएगा? शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ ऑफिस बिल्डिंग सेल हुआ है, आगे लिखा हुआ है 30 मई 2021 को विच वॉज परचेज बाई हिम ऑन 4 फॉर 1,41,600। इट्स रिटेन डाउन वैल्यू वॉज 1,08,000। तो ये WDV जो इस बिल्डिंग का WDV कितना है? तो ये 1,08,000 तो अपडेटेड वैल्यू है। और इसको सेल कितना में किए हम लोग? 1,02,88 में। तो यहाँ जो सेल ज़्यादा है कितना ज़्यादा है? 1,80। 1,80 जो है ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल। उसी में उसने एक शेयर भी खरीदा था, याद है? तो शेयर जब खरीदते वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा? अब इन्वेस्टमेंट है, शेयर का कितना शॉर्ट टर्म पीरियड है बताइए? लिस्टेड का 12 महीने है ना। अब यहाँ पर ये क्या लिखता है कि ऑन द सेम डेट ही सोल्ड इक्विटी शेयर फॉर 1,08,000। इसको सेल कितना में किया है? 1,08,000 विच वॉज परचेज बाई हिम ऑन 4 में खरीदे थे। तो इसमें ये WDV नहीं, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है क्योंकि ये शेयर है, ठीक है ना। अब ये 4 में खरीदते लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या करेंगे आप? इंडेक्स करेंगे। तो 52,000 में खरीदे थे, 317 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब खरीदे थे? 4 में। ये 3-4 फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा ना। तो 109 इसका है, कितना जाएगा? 1,51,229। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा बिकॉज सेल कम है और कॉस्ट ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए 2 बन गया, 3 बनाए थे।
3 में बना दो, 3 में, चलो 3 में देखते हैं। मिस्टर पोखरियाल परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस। अब देखो यहाँ भी क्या है बेटा, रेसिडेंशियल हाउस है, ठीक है ना। और कितना में खरीदा था वो, 3,30,000 में खरीदा। कब खरीदा था, 3-4 में। तो इसका इंडेक्स नंबर 109 है, याद है, अभी जस्ट किए हम लोग 109। ही गिफ्टेड दिस हाउस, वो गिफ्ट कर दिया, अंडर द गिफ्ट डीड बनाया होगा, वो अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर दिया। ही गिफ्टेड दिस हाउस, तो मिस्टर निशांत इन 7-8, वो कब गिफ्ट किया है, 2007-8 में। द फेयर मार्केट वैल्यू, जिस समय गिफ्ट कर रहा है उस समय घर का फेयर मार्केट वैल्यू है 6,93,000। ये कब का है बेटा, 7-8 का। हरीश अनदर पर्सन फाइल अ सूट ऑन निशान क्लेमिंग द टाइटल टू द गिफ्टेड प्रॉपर्टी। मतलब समझ में आ रही है, पोखरियाल ट्रांसफर किया किसको, निशान। और निशान हरीश जो है बोलता है कि तुमको टाइटल नहीं मिला, ये मेरा प्रॉपर्टी है। हो सकता है भाई होगा। अनदर पर्सन टाइटल किया है गिफ्टेड प्रॉपर्टी। निशान पेड 82,500 टू हरीश फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग द सूट। अब देखो उस केस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हरीश को कितना पैसा वो दिया है, 82,500। देखो 82,500 निशान का पैसा लग गया ना, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, ना इम्प्रूवमेंट का पार्ट माना जाएगा, बिकॉज आप तो अलग से पैसा दे रहे हैं। हाँ, घर के मॉडिफिकेशन में हम खर्च किए रहते हैं, जैसे एक्सपेंशन में, घर में मान लो ऊपर में हमने 2 रूम बना लिया, पूजा रूम बना लिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो वो इम्प्रूवमेंट का कहलाएगा। या हमको गिफ्ट प्रॉपर्टी मिलता है, हम उसमें रिनोवेशन करवा लिए, मॉडर्नाइजेशन करवा लिए, उसमें मेरा खर्चा होगा, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा, तो उसका इंडेक्सेशन करेंगे अगर लॉन्ग टर्म है तो। यहाँ पर क्या है कि वो सूट के लिए कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सेल कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए माना नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मिस्टर निशांत सोल्ड द हाउस ऑन 10th December 21 for 25,93,800. Determine the chargeable capital gain in the case of Pokhriyal and Nishant. The cost inflation indices, ये आपका दिया हुआ है, निकल जाएगा। देखिए पोखरियाल बोला कि पोखरियाल और निशांत का बताइए कैपिटल गेन कितना होगा। पोखरियाल ट्रांसफर कर रहा है अंदर गिफ्ट में, ठीक है ना, तो पोखरियाल के लिए कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं बनेगा। हाँ, अगर सेल किए रहता, सपोज करिए, और सेल वैल्यू कम रहता, एफएमवी ज़्यादा रहता, तब पोखरियाल के लिए टैक्सेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो पैसा उसका नहीं ले रहा है, तो हम सिर्फ किसका निकालेंगे, निशान का निकालेंगे। सेल कंसिडरेशन कितना है बेटा, 25 लाख, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, ये पेज नंबर कितना बुक का बताइए तो, 2 और 3 का, 379। हाँ, इसका कितना था बेटा, 3 लाख, है ना, 3,30,000 इंटू 317/109 कितना आएगा। हाँ, 69,000
959 कितना आ गया? लो 1634 जो मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो दिक्कत प्रीवियस ओनर का मान लेंगे, जो प्रीवियस ओनर जितना खरीदा था उसका इसका कॉस्ट हो जाएगा। आपके पिताजी मान लीजिए, जैसे आपके दादाजी आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे और आपके दादाजी खरीदे थे मान लो 25,000 में कोई प्रॉपर्टी और वो आप आज बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी जो दादाजी का कॉस्ट था, प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट था, वो करेंट ओनर का कॉस्ट बन जाएगा जब आप बेचेंगे तो, ठीक है। क्योंकि आप जैसे पोखरियाल निशान को ट्रांसफ़र किया और वो गिफ्ट के रूप में दिया, जैसे मान कितना का दिया था, पोखरियाल का कॉस्ट कितना था और इसका FMV कितना था, 6,93,000 था ना, तो 6,93 तो करेंट वैल्यू मतलब कि 2000 कब का था, ये 7-8 का था और ये ट्रांसफ़र गिफ्ट 3-4 ट्रांसफ़र किया, यानी 4 साल में बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हम उसको जो गिफ्ट दे रहे हैं उसमें हम कोई चार्ज उससे नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका FMV कितना है 6,00,000, लेकिन मान लो कि पोखरियाल 3,30,000 में बेच दिया है तो निशान को कितना पैसा देना पड़ता पोखरियाल को, 3,30,000। अब दिमाग लगाइए, देखिए इनकम टैक्स में बड़ा खेला होता है, इसीलिए पैसा सब ब्लैक मनी सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब निशान के पास मान लो ब्लैक मनी रहा होगा, काला धन जानते हैं ना, अब निशान क्या किया होगा, बोला कि तुम ऐसा करो हम तुमको 3,30,000 का चेक दे देते हैं, तो ये तो वाइट है, लेकिन पोखरियाल कहेगा भाई 3,30,000 इसका वैल्यू थोड़ी है, इसका 6,93,000 है, तो हमको 6,93 ना दोगे, तो हम कागज पे आते 3,30 का सेल मानवा लिया और कैश में दे दिया बाकी का 3,63,000 रुपये, बोला कि हम तुमको कैश दे देते हैं, तो तुमको 6,93 मिल गया, लेकिन तुम कागज बनाओ पेपर बनाओ 3,30,000। अब हमको रजिस्ट्री चार्ज सब जो देना पड़ेगा वो 3,30,000 देना पड़ेगा। ज़मीन सब में प्रॉपर्टी सब ऐसे ही होता है ना, तो मान लो कि रजिस्ट्री चार्ज 10% है, तो 10% है तो 3,30,000 का ना 10% देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 33,000। समझ में आ रही है, लेकिन हम पेमेंट तो पूरा 6,93 कर दिए, मेरे पास ब्लैक मनी था, हमने ब्लैक को दे दिया उधर। प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है इसी कारण से, ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब पोखरियाल के लिए सेल कितना कहलाएगा, 3,30 मान लो 3,30 मान लेगा तो 3,30 में बेचा, तो पोखरियाल को भी टैक्स 3,30 पे लगेगा, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर अब ऐसे पहले बहुत होता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार को चुना लग रहा था, इससे कैसे चुना लग रहा था कि भैया आप 6,93 का सामान पे आप 3,30 का टैक्स दे रहे थे, कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि हम इसका FMV यानी फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब इसका वैल्यूएशन करवाएंगे, मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ है तो इसका मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट क्या है। अब मार्केट वैल्यू मान लो 6,93 पता चला, तो सरकार क्या कहती है पोखरियाल को कि तुम कितना पैसा लो, अगर ज़्यादा लिया तो हम ज़्यादा मान लेंगे, कम लिया तो हम 6,93,000 सेल मानेंगे, यानी तुमको टैक्स जो है 6,93,000 देना पड़ेगा। अब सपोज कि पोखरियाल 8 लाख में बेचा रहता है, मान लेते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 लाख पर टैक्स कर देती है, जितना ज़्यादा सेल कर। लेकिन आप कम में अगर बेच रहे हैं तो आपको वही वैल्यू पर टैक्स लगेगा जो फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ तो यहाँ मार्केट वैल्यू पे लेगा। अब यहाँ पर हाँ ये कर सकता है, ये कर सकता है, कैश ले सकता है, तो वहाँ पर पता नहीं चला, बट 6,93 FMV ऐसा होता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू उस पर टैक्स वो चेक ले लेता है या अकाउंट पे पैसा लेता है, उसके ऊपर जो भी पैसा 8 लाख के ऊपर जो भी 6,93 ऊपर 8 लाख है, जो भी 1,07,000 तो वो कैश में लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट कभी ये नहीं समझते कि आप भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं ना है कि कोई भी चीज़ महंगा है उसको सस्ता में बेच रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे पास प्रॉपर्टी हमको पता है कि इसका मार्केट में 10 लाख का दाम है, तो हम 9 लाख में बेचेंगे नहीं, 10 लाख में बेचेंगे, तो मार्केट में 10 लाख हमको कोई भी कस्टमर दे देगा। मार्केट में जो रेट है इसका मतलब क्या है, कस्टमर देने के लिए तैयार है, दैट्स वाई मार्केट में वो रेट है।
बात समझ में आई? कोई भी चीज़ का रेट कैसे बनता है? डिमांड एंड सप्लाई के बनता है। अगर मान लो आईफोन का रेट इतना महंगा है तो क्यों? उसकी डिमांड है। अगर मान लो आईफोन खरीदना लोग छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करेगी? अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम करने लगेगी। वो उतना कम करेगी जितना में सेल हो जाए, यानी उतना में कम करेगी जितना में डिमांड, कस्टमर का डिमांड बनने लगेगी। अगर मान लो कि यहाँ के प्रॉपर्टी का वैल्यू मान लो 1 कट्ठा का मान लो कि 1 करोड़ रुपया है, रेट चल रहा है। रेट चल रहा है का मतलब क्या है? बिक जाता है 1 करोड़ में। अगर मान लो कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो ये खत्म। ये हाँ, प्रॉपर्टी में क्या होता है लैंड में, ये खराब होने वाली चीज़ तो नहीं है। मान लो कि नहीं बिक रहा है, 6 महीना से 1 साल से लगे वो नहीं बिक रहा है तो क्या हुआ? मेरा सब्जी नहीं ना है कि एक्सपायर हो जाएगा, पेरिसेबल नेचर का है, कभी ना कभी बिक जाएगा। और समय के अनुसार लैंड क्या होता है? अप्रिसिएट करता है। लेकिन जब आप मार्केट में जैसे सब्जी वगैरह देखते हैं या कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट देखते हैं, सब्जी का रेट देखते हैं कितना फ्लक्चुएट करते हैं। आज से 2, 4, 3 महीना पहले देखे होंगे जो सब्जी 25 रुपये 20 रुपये किलो मिल रहा था वो आज 70-60 रुपये मिल रहा है। तो अब जैसे आज से 3 महीना पहले टमाटर 200 रुपये शायद था, अब 700 रुपये हो गया। तो बहुत फ्लक्चुएट करता है। जैसे बारिश खूब हुआ है कल या 2-4 दिन में बारिश हुई है तो बारिश हुई तो सब्जी क्या हो गया होगा? डूब गया होगा, खेत सब में डूब गया होगा, बर्बाद हो गया था। जितना प्रोडक्शन सब्जी का हो रहा होगा उसका 50%, 25% हुआ होगा, क्योंकि सब्जी तो डेली टूटता है ना, सब्जी खेत से डेली टूटता है, डेली मार्केट में होता है, डेली बिक जाता है। अब क्या होगा कि सब्जी का रेट थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। अब जाएंगे अब सब्जी खरीदना तो थोड़ा महंगा होगा, डिमांड अब महंगा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए एज ए कंज्यूमर सबको सब्जी खरीदना है तो डिमांड तो उतना ही है ना। सब्जी सबका या नमक का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा घटता है, क्योंकि भैया वो तो डेली का नीड है। लेकिन मार्केट में सप्लाई कहीं ना कहीं कम जाता है। जैसे अभी मौसम के कारण सप्लाई कम गया, मौसम ठीक हुआ फिर सप्लाई बढ़ जाएगा तो रेट अपने आप सस्ता हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, फ़ोन हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये कोई डेली का नीड लोगों के लिए नहीं है। हमको जब नीड पड़ेगा तो हम अगर महंगा हमको लगे तो हम पोस्टपोन कर देंगे, हम थोड़ा समय को बढ़ा देंगे, अभी नहीं लेंगे, महंगा चल रहा है बाद में लेंगे। तो डिपार्टमेंट ये सबको देखते रहती है कि हम जब मार्केट में बेचते हैं, हाँ ये सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इस पर नहीं। ये जनरली जो फेयर मार्केट वैल्यू की जो बातें होती है ये प्रॉपर्टी पे होता है, रियल इस्टेट पे होता है। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि लैंड पे होता है, बिल्डिंग पे होता है। यहीं पे ब्लैक मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा होता है। लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर लॉकडाउन आया तो फिर रियल इस्टेट का बिजनेस कम गया, फिर अब बढ़ने लगा है, ठीक है ना। तो आजकल देखते होंगे कि ज़मीन का रेट कितना ज़्यादा महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे हैं ना वो ज़मीन में पैसा लगा देते हैं, और जिनके पास वाइट मनी यानी एक ईमानदार व्यक्ति जो पैसा कमाता है, जैसे हम लोग जैसे इंसान, कोई ब्लैक मनी हम लोग 1 रुपया नहीं आएगा, क्या आएगा? कुछ ट्यूशन से फी आएगा बच्चे का, तो क्या हम ब्लैक मनी कमाएंगे? हम कोई बिल्डर तो नहीं है, कहीं कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, कहीं हम घूस तो नहीं लेते, कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में ऑफिसर तो नहीं रहे कि हमको आता है, ऐसा तो नहीं है। हमको तो सीधा पैसा है कि भैया बच्चा आया ट्यूशन फी दिया, वो तो 1 रुपया हम लोग कोई कंपनी में तो नहीं ना देता है पैसा कि भैया हमारा सेल करवा दें, उसमें क्या सेल करवा देंगे? किताबें ना सेल करवाएंगे तो किताब तो कितना कमा लेगा। लेकिन कोई बिल्डर होता है, अब मान लो कि बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी बना रहा है, अपार्टमेंट बना रहा है, और उसमें कंपनी आ गया, सीमेंट कंपनी आ गया, तो ठेकेदार बोला सर हमारा सीमेंट भिजवा दीजिए, या इंजीनियर हो सकता है वो आयरन जो स्टील होता है सर हमारा ईंटा वाला बोलेगा हमारा भिजवा दीजिए, ठीक है हम आपका ईंटा भिजवाए, तो मान लीजिए 10-50 लाख का उसका ईंटा भिजवा दिया, 50 लाख ईंटा में हमको 2 लाख दे दिया। तो ऐसा होता है। तो ये जो ऐसा सेक्टर उसमें ब्लैक मनी अपने आप बन जाता है। और जब आपके पास ब्लैक मनी बनेगा तो उसको तो बैंक में रखिएगा नहीं, कहीं ना कहीं खपाइएगा ना, घर में रखिएगा नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप खपाइएगा तो कहाँ खपा सकते हैं? सब्जी खरीद तो नहीं खपा सकते, आपको कहीं ना कहीं बड़ा महंगा प्रॉपर्टी करना पड़ेगा। इसमें लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी होता है, गोल्ड वगैरह होता है, एंड जो रियल एस्टेट है आप कहीं आप किसी के नाम पर डाल दिया, भाई भगना भतीजी के नाम पर डाल दिया, ऐसा होता है। तो ये खूब होता है। और कहीं भी मतलब कि आप नहीं कह सकते भ्रष्टाचार नहीं है, सभी जगह भ्रष्टाचार है, सभी जगह ब्लैक मनी का इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक सिंपल साधारण जो लोअर मिडिल क्लास है वो ज़िंदगी इसलिए जीता है कि वो परिवार को चला सके, ज़िंदगी कर सके। चलिए ये समझ गए बेटा, ये हाँ ये 1 का सी हो गया, 3 बना लिए। तो वहाँ क्लास है, होमवर्क लिखेगा।
क्वेश्चन बनाइएगा 5। और एग्जाम्पल बनाइएगा। एग्जाम्पल एक भी बनवाएंगे नहीं, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। चलो ये भी खत्म हो जाएगा, अगले सप्ताह तक खत्म हो